नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में। इम्पोर्टेंस क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कंपनी जो है एक प्राइवेट बैंक है। तो प्राइवेट बैंक के जितने सारे कंपनीज हैं, आज मैं इस कंपनी को उस बैंक से कंपेयर करूंगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर कंपनी बहुत छोटा अभी है, मतलब इसका प्राइस रेंज अब एक पेनी स्टॉक जैसे है, अराउंड 35-40 के रुपीस के अंदर है। तो क्या इस कंपनी अभी फ्यूचर में आज जैसे एच बैंक है वो भी तो इस तरीके से पहले था, क्या वो इस कंपनी भी उस जगह पे जा सकते हैं? तो इसके लिए कुछ पैरामीटर्स आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि कंपनी का जो नाम है मैं आपको पहले बता दूं, आईडीएफसी फास्ट बैंक। तो आईडीएफसी फास्ट बैंक एक इंडिया के प्राइवेट बैंक के हिसाब से जाना जाता है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको बहुत सारे स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, स्टॉक के बारे में जानकारी, साथ ही साथ आईपीओ के बारे में जानकारी और स्टॉक मार्केट न्यूज़ के बारे में पता करना है। तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात मैं कंपनी के आपको चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके आया। देखिए मैं डायरेक्ट आपको 6 मंथ दिखा दूं। तो 6 मंथ में आपको क्या हालत दिखा, 23% लॉसेस। चलो आप कहेंगे सर इस टाइम में तो मतलब रसिया और यूक्रेन के बीच मतलब फाइटिंग चल रहा था, तो उसी वजह से हर स्टॉक में गिरावट हो रहा है। साथ ही साथ वर्ल्ड मार्केट में इन्फ्लुएंस ही बढ़ चुके थे, इंडिया में भी इन्फ्लुएंस ही बढ़ चुके थे, तो इसलिए मार्केट कंटिन्यू गिरते गए, तो इसमें स्टॉक भी गिरा। चलो कोई बात नहीं, एक साल में देख लेता हूँ। एक साल में 40% तक लॉसेस, मतलब कंपनी 40% तक लॉसेस दिया। 5 साल में दिखा दूँ तो सेम टू सेम 40%। मैक्सिमम चार पैटर्न ओपन कर दूं तो अराउंड 50% तक लॉसेस दिया। कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से देखिए कंटिन्यूअसली गिरते गए। आप कहेंगे सर गिरने से ही क्या कंपनी खराब हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। और बहुत सारे कंपनी से जो पहले गिर चुके थे उसके बाद जबरदस्त खड़ा हो गया। मैं एग्जाम्पल के हिसाब से टाटा मोटर्स मानता हूँ। टाटा मोटर्स एक टाइम में 64 रुपीज तक आ गया था और आज वो 500 के आसपास काम मतलब ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब समझ लीजिए उसका भी चार्ट पैटर्न इस तरीके से बना हुआ, उसके बाद इस तरीके से भागे हैं, तो एक भी शेप से में भागे हैं। तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, जब कंपनी में कुछ पॉजिटिविटी हो तो कंपनी फिर से रिकवरी कर सकते हैं, उसको फिर से रीबैक कर सकते हैं। तो और बाकी पैरामीटर्स चलो एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न तो आपने देख लिए, तो अभी देखना है कंपनी के बाकी डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले कंपनी के इंफॉर्मेशन के जाने से पहले मैं एक चीज आपको इस कंपनी के जो कंपटीटर है उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपटीटर के बारे में बात करूंगा। देखिए इन्वेस्ट मतलब बैंकिंग सेक्टर में जितने सारे बैंक्स हैं आप देखेंगे, तो प्राइवेट जितने सारे बैंक हैं उनमें से लीडर और इंडिया के सबसे बेस्ट बैंक है एच बैंक। आपको तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि इस कंपनी का परफॉर्मेंस आप तो जानते ही है। तो फिर भी मैं जरूर कहूंगा इसको टक्कर लेने वाला और एक बैंक है जो है कोटक महिंद्रा बैंक। ये भी जबरदस्त काम करता है मेरे हिसाब से। मैं खुद के जो एनालिसिस किया उसके हिसाब से बता रहा हूँ, मैं गलत भी जा सकता हूँ मगर मेरे हिसाब से। चलो मैं आज दोनों कंपनी के ऊपर कंप्यूटर नहीं बनूंगा। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा आईडीएफसी फास्ट बैंक के बारे में, जो एक छोटा मोटा बैंक है, मतलब 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, 22,500 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। तो कंपनी के बारे में आज बात करूंगा। तो इस कंपनी के एक चीज सबसे बिग पॉइंट जो आपको मैं सबसे पहले आपको दिखाने वाला हूँ वो है बैंकिंग सेक्टर में जो चीज सबसे ज्यादा देखना चाहिए क्या है। चलो आपको मैं बात करूंगा एच बैंक में। तो एच बैंक में आप खुद भी जाकर देख सकते हैं, मैं आपको खुद आपको सिखा रहा हूँ। देखिए एच बैंक कासा रेशियो, यहाँ पे 2021 का रेशियो देख रहा हो आप, नेक्स्ट 2022 का भी रेशियो देख सकते हैं। अभी तक वो तो कंप्लीट नहीं हुआ तो इसलिए इसका कासा रेशियो आपको दिख रहा हूँ। तो देखिए तो कंपनी का कासा रेशियो क्या होता है, ये चीज सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। मान के चलिए बैंक का अर्निंग कहाँ से, मतलब बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है। बैंक सबसे ज्यादा पैसा मार्केट से उठाता है किस किस से, करंट अकाउंट से, सेविंग अकाउंट से, एफडी से, और भी बहुत सारे मतलब टर्म्स है उसके माध्यम से, इंश्योरेंस, बहुत सारे टर्म्स है। तो ज्यादातर बैंक का जो फोकस रहता है वो है करंट एंड सेविंग्स अकाउंट। तो करंट एंड सेविंग्स अकाउंट जिसके पास ज्यादा रहेगा वो ही मार्केट का लीडर बनेगा, क्योंकि करंट और सेविंग अकाउंट से, करंट अकाउंट में तो कुछ इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा और सेविंग्स अकाउंट में छोटा मोटा इंटरेस्ट है, अराउंड
3 साढ़े 3-4% तक इंटरेस्ट देते रहते हैं। तो अभी क्या है, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं, अलग अलग बैंक के लिए अलग अलग है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है, इस कंपनी का कासा रेशियो क्या है। कासा रेशियो मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, ये जो इन्वेस्टमेंट ज्यादातर बैंक के आते हैं, मतलब जितने लोग पैसे देते हैं बैंक को, उस पैसे को बैंक क्या करते हैं, मान के चलिए 3.4% का टोटल पेमेंट करना होगा अराउंड। चलो मान के चलते टोटल जो पेमेंट है कंपनी 5-5.5% उसको कस्टमर को देना पड़ता है। जो कस्टमर उसको पैसा दिया, मतलब आप बैंक में पैसा जमा किया तो आपको देना पड़ेगा 5.5% का इंटरेस्ट। मगर वही बैंक 10% के हिसाब से कस्टमर को लोन देते हैं, और उस लोन से कंपनी को क्या फायदा होते हैं, अराउंड 5% से भी ज्यादा। तो 5 नहीं, चलो 4%, 4.5% तक कंपनी को प्रॉफिट होता है। तो यही से बैंक चलते हैं। और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट फार्मूला होता है, चलो वो मैं बात यहाँ पे नहीं करूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अराउंड 48% इसका कासा रेशियो है। इसका मतलब कंपनी के ऊपर HDFC बैंक के ऊपर बहुत ज़्यादा सेविंग्स, करंट एंड FD अकाउंट्स है, तो इसीलिए कंपनी के हाथ में अच्छा खासा यहाँ पे पैसा आ रहा है। तो उसका ग्रोइंग मोड में आप देखेंगे तो 16% ग्रो हो चुकी, 16% से अभी ग्रो हो गया 20% तक, एक अच्छा खासा मोमेंटम है। और अभी देखना है IDFC बैंक का कितना है। देखिए IDFC बैंक में कासा रेशियो कितना है, 14% पहले था, अभी कितना है 13.82%। और ये चीज आप, हाँ यहाँ पे रेशियोस आप देखेंगे तो 2020 के हिसाब से, तो चलो मैं बढ़ा के भी देखता हूँ, चलो 15% हुए। तो यही से कम मतलब कंपटीटर बन जाते हैं दोनों कंपनी में। तो उसका कासा रेशियो कितना ज्यादा है, इसका कासा रेशियो कितना है, इसका मतलब इसके पास उतना सेविंग अकाउंट, उतना करंट अकाउंट, उतना FD अकाउंट नहीं है, तो इसलिए उसके पास पैसा उतना नहीं आ रहा है। तो पैसा जितना कम आएगा तो उस पैसे को वो मार्केट में लोन कहाँ से देगा, अगर हाथ में पैसा नहीं है तो इसीलिए इस कंपनी का रेशियो थोड़ा सा नेगेटिव है। मैं यही बात आपको समझाने के लिए इस तरीके से डेटा आपको दिखा रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के बाकी पैरामीटर, जैसे आप देखेंगे तो अराउंड 22,500 करोड़ का टोटल मार्केट कैप है। तो कंपनी के पी रेशियो जो है, तो कंपनी के बाकी डिटेल्स आप देखेंगे तो अराउंड आप देखेंगे तो कंपनी का पी रेशियो बहुत बहुत हाई है। तो देखिए जो कंपनी में आपको 1 रुपया पाने के लिए 170 रुपया देना पड़ा, मतलब आप समझ लीजिए आप कितना जोखिम भरा काम में काम कर रहा है। तो कंपनी के देखिए इनकम भी हो रहा है, चलो आप कहेंगे सर इनकम तो अच्छा हो रहा है, बिल्कुल आप कह सकते हैं, मगर जिस कंपनी के 7.50 डेप्थ ऑफ इक्विटी है, अराउंड 1,34,000 करोड़ का कर्जा है। तो बैंकिंग सेक्टर में कर्जा होना, चलो मानता हूँ बैंकिंग सेक्टर में कर्जा है, आप कहेंगे सर HDFC बैंक में भी तो इस तरीके से ही कर्जा है। चलो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, साथ ही साथ इंडसइंड बैंक, तो सारे के सारे साथ ही साथ IDBI बैंक, तो सारे के सारे 7% तक इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी है। तो उसके हिसाब से आपको इनकम भी तो करना होगा। अगर आपका इनकम अटक गया, मतलब आपका कस्टमर अटक गया, आपका कस्टमर को पेमेंट करना है, मतलब आपका जितना डिपॉजिटर है उसको पेमेंट करना है, और आपका जो लोन आपको जिसको दिया तो वो लोन अटक गया, इसका मतलब समझ लीजिए वो कंपनी तो हो गया बर्बाद। तो ये बात भी आपको समझना चाहिए। और एक चीज, कंपनी के हाथ में कैश भी अच्छा खासा है, 2,200 करोड़ का हाथ में कैश भी है, तो एक पॉइंट्स अच्छा खासा है, मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि जितना कैश हाथ में रहेगा उतना ही पॉजिटिविटी होगा, क्योंकि कंपनी कभी भी उस पैसे को किसी भी मॉड्यूल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी भी मतलब प्रोजेक्ट के लिए लगा सकते हैं। तो कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो दिखा दूं, तो मतलब कंपनी के हर साल का प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी क्वार्टर बेसिस रिजल्ट आपको दिखा दूं, प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखा दूं, तो कंपनी देखिए प्रॉफिट इनकम तो अच्छा खासा कर रहा है, मगर कंपनी को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो आप देखेंगे तो इन्वेस्ट मतलब कंपनी का इंटरेस्ट देखिए कितना ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, उसके साथ कंपनी के एक्सपेंस भी जोड़ के दिया, तो अराउंड कंपनी ने प्रॉफिट तो किया, मगर कंपनी ने बीच बीच में कंपनी लॉस भी किया। इसका मतलब कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन सस्टेनेबल नहीं है। कंपनी का हर प्रॉफिटेबल बिजनेस हमेशा ग्रोइंग मोड में होना चाहिए, मगर यहाँ पे ग्रोइंग मोड में नहीं है, इसलिए कंपनी ने आपको रिटर्न भी नेगेटिव में दिया। और एक चीज में जो इंपॉर्टेंस यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ, तो देखिए सबसे जो बिग इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी, मतलब आपका जो लाइबिलिटी है उसके ऊपर आपको कितना कॉस्ट
आपको आ रहा है, मतलब कितना खर्चा आपका आ रहा है। तो कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी 6.39 है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी अराउंड 1 से 2% होना चाहिए था। जितना कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी कम होगा उतना ही ज़्यादा है कंपनी के लिए। पीईजी रेशियो यहाँ पे भी ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि लेस देन 1 होना चाहिए, मतलब 1 से नीचे होना चाहिए। चलो, तो फिर भी चलो मानता हूँ, ठीक है, 1.37 है, चलो ठीक है। और कंपनी का देखिए सीआर परसेंटेज, मतलब सीआर परसेंटेज भी 13.77 है। तो कंपनी का देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी, ये भी उतना खास नहीं है, नेगेटिव में है। रिटर्न ऑफ मतलब एसेट भी देखिए आप देख सकते हैं नेगेटिव में है। एनपीए, ये सबसे बड़ी बैंकिंग सेक्टर में सबसे बिग पॉइंट्स है, बिग पॉइंट्स है। क्यों बिग पॉइंट्स बता रहा हूँ? एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब आप मान के चलिए बैंक ने किसी को लोन दिया और लोन कितना मार्केट से आपको वापस नहीं मिलेगा, वो पॉइंट्स आपको देखना चाहिए। तो यहाँ पे कंपनी का लोन का जो परसेंटेज है वो बहुत कम मार्केट में अभी पड़ा हुआ है, एक बिग पॉइंट है। यहाँ पे मैं जरूर कहूँगा कंपनी ने एक अच्छा खासा काम करा है यहाँ पे, मतलब मार्केट में उतना ज़्यादा लोन अभी तक मतलब क्लियर नहीं हुआ, मतलब बहुत कम परसेंटेज लोन अभी, मतलब पैसा आना बाकी है। तो एक बिग पॉइंट है। तो एनआईएम भी मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा, ये भी एक बिग पॉइंट है, तो ये भी अच्छा खासा लेवल में दिखा है। तो सारे के सारे पैरामीटर्स आपके सामने रख चुका हूँ। अभी इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो इन्वेस्टर देखिए, एफएस ने भी माल उठाया अच्छा खासा, डीएस ने भी माल उठाया, पब्लिक ने भी, गवर्नमेंट ने भी माल उठाया, और प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग है। तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी देखिए अभी ग्रोइंग मूड में है। आप कहेंगे सर अभी इस कंपनी अगर रॉकेट की तरफ भागे तो क्या होगा? तो देखिए कंपनी को टाइम पीरियड देना पड़ेगा। आप जब कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी पॉजिटिव में आए तब इस कंपनी को स्टडी करना, क्योंकि कंपनी में कुछ उतना खराबी नहीं है मैं जितना खराब लोग समझते हैं। तो बाकी आप एक बार स्टडी करना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। अभी तो कंपनी मेरे हिसाब से उतना खास नहीं है, तो बाद में जब खास होगा तब मैं इस कंपनी के ऊपर जरूर सोचूंगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।